अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान पीनल कोड चैप्टर 16 सेक्शन 332 हर्ट। इसके सबसेक्शन जितने भी हैं हम इंशाल्लाह वो सब कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पढ़ते हैं अपना सबसेक्शन 1। हुएवर कॉजेज पेन, हार्म, डिजीज़, इनफाइनिटी और इंजरी to any person or impairs, disables or dismembers any organ of the body or part thereof of any person without causing his death or said to cause hurt। यानी कि अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे इंसान को किसी भी किस्म का पेन, हार्म, डिजीज़, इंजरी पहुंचाता है, इम्पेयर्स करता है या डिसेबल करता है उसके किसी भी बॉडी ऑर्गन को विदाउट कॉजिंग डेथ, यानी कि उसमें उसकी मौत नहीं होती, जस्ट हार्म होता है, नुकसान होता है, हर्ट होता है, डिजीज़ होती है, तो उसको हम कहेंगे कि ए ने बी को, यानी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को हर्ट किया। सबसेक्शन 2। द फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ हर्ट: इतलाफ़ उज़्व, इतलाफ़ सलाहियत उज़्व, शज्जा, जर्रा एंड ऑल काइंड्स ऑफ हर्ट। यानी कि इसमें हमारे पास जो है वो 5 टाइप के काइंड्स हैं हर्ट के अंदर। एक तो आपका आ गया इतलाफ़ उज़्व, इतलाफ़ सलाहियत उज़्व, शज्जा एंड जर्रा एंड अदर काइंड्स ऑफ ऑल अदर काइंड्स ऑफ हर्ट्स। इतलाफ़ उज़्व हमारा जो है वो सेक्शन इसका अलग हो जाता है 333। इतलाफ़ उज़्व: हुएवर डिसमेंबर्स, इम्प्यूट्स, सीवियर सवर्स एंड लिम्ब और ऑर्गन ऑफ बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन इज सेड टू कॉज इतलाफ़ उज़्व। यानी कि कोई भी इंसान अगर परमानेंटली डिसमेंबर्स करता है किसी भी आपके बॉडी पार्ट को, परमानेंटली यानी कि काट के बिल्कुल ही अलग कर देना आपकी बॉडी से, तो वो जो है इतलाफ़ उज़्व होगा। पनिशमेंट इसकी क्या है 334 में: हुएवर बाय डूइंग एनी एक्ट विद इंटेंशन ऑफ देयर बाय कॉजिंग हर्ट टू एनी पर्सन और विद द नॉलेज दैट he is likely thereby to cause hurt to any person causes इतलाफ़ उज़्व, any person shall in consultation with the authorized medical officer be punished with किसास। सबसे नंबर 1 जिसकी पनिशमेंट है आफ्टर जो है कंसल्टेशन विद मेडिकल ऑफिसर किसास होगी। if if the qisas is not executable keeping in view the principle of equality in accordance with the injunction of Islam, the offender shall be liable to arsh and may also punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 10 years as ताज़ीर। अगर नंबर 1 इसकी पनिशमेंट किसास है, लेकिन अगर किसी वजह से वो नहीं हो सकती डॉक्टर के जो है कंसल्टेशन के बाद, तो उसको फिर 10 ईयर होगी एज अ ताज़ीर। ठीक है। और इसके बाद जो है सेक्शन 335 इतलाफ़ सलाहियत उज़्व: हुएवर डिस्ट्रॉयज और परमानेंटली इम्पेयर्स द फंक्शनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन और कॉजिंग परमानेंट डिसफिगरमेंट इज सेड टू कॉज इतलाफ़ सलाहियत उज़्व। अगर आपने किसी के बॉडी पार्ट की फंक्शनिंग को इम्पेयर किया है, यानी कि उसके काम करने की सलाहियत को ख़त्म किया है, यानी कि अगर बाजू तो है, लेग तो है, लेकिन वो चल नहीं रही, वो परमानेंटली डिसेबल हो गई, तो ये उसकी पनिशमेंट है 336 में। हुएवर बाय डूइंग एनी एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हर्ट टू एनी पर्सन और विद नॉलेज दैट ही इज लाइकली टू कॉज हर्ट टू एनी पर्सन कॉजेज इतलाफ़ सलाहियत टू एनी पर्सन शेल इन कंसल्टेशन विद द ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर ही पनिश्ड विद किसास। इसकी भी किसास ही होगी इफ द किसास इज नॉट एग्जीक्यूटेबल। अगर किसास नहीं हो सकता कीपिंग इन द व्यू ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इन अकॉर्डिंग विद द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम, द ऑफेंडर शेल बी लायबल टू अर्श and may also be punished with imprisonment either description for a term which may extend to 10 years as ताज़ीर। अच्छा, यहाँ पे जो बात हो रही है सलाहियत उज़्व में जो उसको पनिशमेंट मिलेगी वो नंबर 1 किसास होगी, लेकिन अगर किसास जो है वो एग्जीक्यूटेबल नहीं हो सकता, और अगर किसास करने से उस पर्सन को मज़ीद नुकसान पहुँच रहा है, वो किसी बीमारी का शिकार है, उसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या उसके अलावा अगर कोई और तकलीफ़ है, तो किसी हवाले से अगर किसास नहीं हो सकता तो फिर उसको जो पनिशमेंट होगी वो अर्श होगी। अर्श के अलावा उसको 10 साल की सज़ा होगी ताज़ीर। और उसमें हमने पढ़ा था किसास होगा, और किसास के अलावा जो इतलाफ़ उज़्व था उसमें 10 ईयर्स एज ताज़ीर थी अगर किसास जो है वो एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है, ये यहाँ पे हमने इसमें भी आपको अर्श पे करना होगा, यानी कि ये दोनों जो है अर्श हैं। इतलाफ़ सलाहियत उज़्व में भी अर्श पे करना होगा और विद 10 ईयर्स ऑफ पनिशमेंट ईदर डिस्क्रिप्शन, यानी कि रिगोरस भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है। और इसमें भी जो है आपके पास जो है
10 ईयर्स पनिशमेंट है इत्तिलाफ़ी सलाहियत उज़्म और अर्श आपका जो है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा पनिशमेंट इधर डिस्क्रिप्शन हो सकती है। इसके अलावा हम अभी पढ़ेंगे शज्जा, जिसके काफ़ी सारे आगे भी हमारे पास काइंड्स आएंगे। 337 और ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस सेक्शन है आपके लॉ गेट के हवाले से भी, जुडिशरी के हवाले से भी, जुडिशल जो है आपकी रिटन टेस्ट के हवाले से, उसके अलावा आपका जो इंटरव्यू होगा उसके हवाले से। इसको समझना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल नहीं है, लेकिन समझना थोड़ा सा आपको पड़ेगा इसको अच्छे तरीके से, तभी आप अपना जो है वो अटैम्प्ट क्लियर कर पाएंगे। Whoever causes on the head or face of any person any hurt which does not amount to इत्तिलाफ़े उज़्व और इत्तिलाफ़ी सलाहियत उज़्व इज़ सेड टू कॉज शज्जा। अब यहाँ पे ये बात आ गई कि अगर आपने किसी के हेड और फेस, यानी कि ये अपर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, हेड एंड फेस, सिर्फ पर्टिकुलरली शज्जा इज़ फॉर हेड एंड फेस हर्ट्स, ठीक है। तो इसकी जो पनिशमेंट होगी, अच्छा इसके काइंड्स पढ़ लेते हैं पहले। काइंड्स हैं इसके, द फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ शज्जा, नेमली शज्जा खफीफा, शज्जा मुदिया, शज्जा हशीमा, मुनाकिला, शज्जा अम्मा एंड दमीगा। इसका जो सबसेक्शन 3 है वो ये कह रहा है हुएवर कॉजेज शज्जा। अब जो हम बात कर रहे हैं, जो भी हम शज्जा खफीफा, मुदिया, मुनाकिला, ये सब बात हो रही है हेड एंड फेस की। इसका सबसेक्शन 1 हमें क्या कह रहा है, विदाउट एक्सपोजिंग बोन ऑफ विक्टिम इज सेड टू कॉज शज्जा खफीफा, यानी कि आपका बोन जो है वो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, बिल्कुल मामूली सी आपने कोई खरोच आपको हुई है जिससे आपका बोन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन खरोच कहाँ पे हुई है, वो आपके हुई है या तो आपके हुई है हेड पे या हुई है फेस पे। नंबर 2, बाय एक्सपोजिंग एनी बोन ऑफ द विक्टिम विदाउट कॉजिंग फ्रैक्चर इज सेड टू कॉज शज्जा मुदिहा। इसमें है कि एक्सपोज तो बोन हुई है लेकिन फ्रैक्चर नहीं हुआ, यानी कि थोड़ा सा कट ज़्यादा लग गया है, थोड़ी सी चोट ज़्यादा लगी है जिससे बोन नज़र आ रही है, आपकी स्किन यानी कि रैप्चर हुई है, बोन आपकी नज़र आ रही है लेकिन फ्रैक्चर नहीं हुआ। ये भी बात हो रही है आपके फेस एंड हेड की। बाय फ्रैक्चरिंग द बोन ऑफ पर्सन विदाउट डिसलोकेटिंग इट सेड टू कॉज शज्जा हशीमा। हशीमा में क्या होता है कि आपकी बोन भी फ्रैक्चर होती है लेकिन डिसलोकेट नहीं होती, यानी कि बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी कि वो डिसलोकेट टूटने के बाद जो है वो हड्डी वहाँ से मूव हो जाए, ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ उसको जो है वो फ्रैक्चर हुआ है। नंबर 3। नंबर 4 है बाय कॉजिंग फ्रैक्चर ऑफ द बोन ऑफ द विक्टिम एंड देयर बाय द बोन इज़ डिसलोकेटेड, यानी कि फ्रैक्चर तो हुआ है लेकिन इस फ्रैक्चर के जो रिजल्ट निकला है उसके रिजल्ट में क्या हुआ है कि वो बोन डिसलोकेट भी हो गई है, तो वो है मुनाकिला, शज्जाए मुनाकिला। ये 4th काइंड है आपकी, लेकिन बात हो रही है आपके हेड एंड फेस की। बाय कॉजिंग फ्रैक्चर ऑफ द स्कल ऑफ द विक्टिम सो दैट द वुंड टचेस द मेम्ब्रेन्स ऑफ द ब्रेन इज सेड टू कॉज शज्जा आयमा। स्कल जो है आपका फ्रैक्चर हुआ है, स्कल आपका जो ये ब्रेन का जो आपका स्कल होता है ये फ्रैक्चर हुआ है, एंड जो वुंड है उसने आपके मेम्ब्रेन्स को, मतलब माइंड के अंदर को जो आपके मेम्ब्रेन्स है उसको जाके टच किया है, तो इसको कहेंगे शज्जा आयमा। और बाय कॉजिंग फ्रैक्चर ऑफ स्कल ऑफ द विक्टिम एंड द वुंड रेप्चर्स द मेम्ब्रेन, मतलब अब मेम्ब्रेन्स भी आपकी जो है वो रेप्चर हो गई है, द ब्रेन इज सेड टू कॉज शज्जा दमीगा, यानी कि आप अभी जो है वो किसी भी उसके काबिल नहीं रहे, आपका माइंड जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, यानी कि आपके मेम्ब्रेन्स को भी चोट लग गई मुकम्मल तरह से। तो ये आपका फाइनली हो गया शज्जा दमीगा। अब इसकी पनिशमेंट जो है हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। बेसिकली जो शज्जा है आपका वो 337 है। 337 की आपको इस तरह से याद करना होगा कि 337 में जो है आपको सबसेक्शन 1 में तो सिर्फ बताया गया है कि हेड एंड फेस पे जो भी आपको हर्ट होगा उसको आप शज्जा कहेंगे। फर्दर उसके काइंड्स बताए गए हैं, खफीफा, मुदिहा, हशीमा, मुनाकिला, अम्मा एंड दमीगा। इसके अलावा इनकी पनिशमेंट जो है, इनकी डेफिनेशन जो है वो सबसेक्शन 3 में है, और इनकी पनिशमेंट जो है वो उसका सेक्शन ही हमारे पास अलग हो जाता है, वो 337 हो जाता है, ठीक है। पनिशमेंट हम पढ़ेंगे शज्जा की। तो जैसा कि आपको पता है कि खफीफा बहुत मामूली सा था, तो उसकी पनिशमेंट भी कम ही होगी। हुएवर by doing any act with the intention of thereby causing hurt to any person or with the knowledge that he is likely thereby to cause hurt to any person causes shajja khafifa to any person shall be liable to daman and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years, यानी कि दमन के साथ आपको 2 साल की सज़ा होगी, और मुदिहा में आपको जो है वो to any person shall in consultation with the authorized medical officer be punished with qisas। मुदिहा में आपको किसास होगा, नंबर 1, एंड इफ द किसास इज नॉट एग्जीक्यूटेबल कीपिंग इन व्यू द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इन अकॉर्डिंग विद द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम द कन्विक्ट शैल बी लायबल टू अर्श विच शैल
which shall be 5% of diyat and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years। यानी कि इसमें आपको जो है नंबर 1 तो किसास होगा, अगर किसास नहीं हो सकता, कोई भी प्रॉब्लम है, बीमारी है जो आपका ऑफेंडर है उसको, देन क्या होगा कि आपको इसमें जो है वो अर्श पे करना होगा 5% ऑफ दियत। यानी कि जो इसमें पे तो करना है अर्श, लेकिन उसका अर्श का हम अमाउंट कहाँ से निकालेंगे, उसका हम निकालेंगे दियत का 5%, और उसके साथ साथ इसको 5 ईयर्स की पनिशमेंट होगी। ईदर डिस्क्रिप्शन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ईदर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है या रिगोरस या सिंपल, ठीक है, तो वो भी होगी 5 ईयर्स, अप टू 5 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म यूज़ होती है विच मे एक्सटेंड टू 5 ईयर्स। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि 5 ईयर लाजमी आपको पनिशमेंट होगी, विच मे एक्सटेंड यानी कि वो 5 ईयर तक जा सकती है, 1 साल भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती। शज्जा हशीमा टू एनी पर्सन शैल बी लायबल टू अर्श विच शैल बी 10% ऑफ दियत एंड मे आल्सो पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। अब हशीमा जो 3rd नंबर है इसमें आ गया 10% आपका अर्श आपकी इसमें आएगी, लेकिन 10% हम निकालेंगे दियत का, तो वो होगा आपका अर्श एंड 10 ईयर्स ऑफ पनिशमेंट एट ताज़ीर, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे शज्जा मुनाकिला टू एनी पर्सन शैल बी लायबल टू अर्श विच शैल बी 15%। यहाँ पे अर्श जो है आपका 15% होगा, दियत का निकालेंगे हम 15% जो कि आपका अर्श बनेगा, और उसके साथ आपको पनिशमेंट होगी 10 ईयर्स की, ठीक है। इसके अलावा हम जो है बनाएंगे शज्जा अम्मा टू एनी पर्सन शैल बी लायबल टू अर्श विच शैल बी 1/3 ऑफ दियत। जो दियत अमाउंट है, दियत का अमाउंट जो है वो उस दियत की वैल्यू हमें बताई गई है सेक्शन 323 में, जो कि है 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर, जिसकी जो है वैल्यू निकलती है हर ईयर जुलाई के मंथ में, और वो निकालती है आपकी फेडरल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के ज़रिए। उसका जो है हम 1/3 देंगे अगर शज्जा आयमा का हर्ट हुआ है, अलॉन्ग विद 10 ईयर्स ऑफ पनिशमेंट एज ताज़ीर। इसके अलावा शज्जा दमीगा जो है 20% शैल बी लायबल टू अर्श, ये भी अर्श है, विथ शैल बी 1/2 ऑफ द दियत, यानी कि इसमें जो दियत मिलेगी वो पूरी हाफ इस पर्सन को मिलेगी जो कि विक्टिम है। उसके साथ साथ जो है जो ऑफेंडर है उसको सज़ा मिलेगी 14 ईयर्स एज ताज़ीर, ठीक है। अगर आपको ये इस तरह से समझ में नहीं आया या आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा तो आप जो है वो मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए एक पूरा टेबल बना लूँगी। टेबल में मैं आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिसाइज़ करके मैं बताऊँगी, और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। लेकिन ये है कि अगर आप मुझे कमेंट करेंगे कि हमें ये समझ नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह टेबल के अंदर जो है वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो कि है 337 जरा बी। अब देखिए हमने जो शज्जा पढ़ा था वो शज्जा, हम बस आप ये याद कर लेंगे, शज्जा जो था ना, शज्जा था हमारे फेस एंड हेड के हवाले से, यानी कि आपका जो हेड है और फेस। अब जो हम पढ़ेंगे ये जरा है, ये जरा आता है आपका बॉडी नीचे वाला जो बॉडी का पार्ट होता है उसके लिए। whoever causes on any part of the body of a person other than head or face, हेड और फेस को हम पहले कवर कर चुके हैं, तो अदर देन हेड एंड फेस है। अ हर्ट विच लीव्स अ मार्क ऑफ द वुंड वेदर टेम्पररी और परमानेंट इज सेड टू कॉज जरा, यानी कि अगर आप किसी को ऐसी चोट पहुंचाते हैं जिसका मार्क रहता है या नहीं रहता, लेकिन आपने किसी पर्सन की बॉडी को नुकसान पहुंचाया, लेकिन बॉडी कौन सी है, वो हेड एंड फेस के नीचे वाला हिस्सा। अब जरा के अंदर फर्दर 2 काइंड से, एक जायफा और एक गैर जायफा। अच्छा, जायफा में हम पढ़ेंगे, ये है सी जायफा, whoever causes जरा in which the injury extend to the body cavity of the trunk is said to cause जायफा। जायफा यानी कि आपका जो नीचे वाला बॉडी पार्ट है, हेड और फेस के अलावा जो नीचे का बॉडी पार्ट है उसके अंदर जो भी नरम हिस्सा है आपका, जहाँ पे फ्लैश है, आप फ्लैश है, सिर्फ हड्डी नहीं है, सिर्फ गोश्त है, हड्डी नहीं है, अगर उसमें आपने किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया, नुकसान पहुंचाया, तो वो फॉल होगा जायफा में, ठीक है। और जो बॉडी पार्ट जिसके अंदर हड्डी भी मौजूद है, ठीक है, हड्डी मौजूद है जिसके अंदर, अगर उसको हर्ट हुआ तो वो फॉल होगा गैर जायफा में। गैर जायफा भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले हम जायफा की पनिशमेंट पढ़ लेते हैं। whoever by doing any act with the intention of causing hurt to a person or with the knowledge that he is likely to cause hurt to such person causes jaifa to such person shall be liable to arsh which shall be 1/3 of diyat। 1/3 of diyat अर्श होगा
and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years as ताज़ीर. इधर डिस्क्रिप्शन होगी पनिशमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एंड अर्श आपको मिलेगा जो कि होगा दियत का 1/3. गैर जायफा हुएवर कॉजेज जरा विच डज नॉट अमाउंट टू जायफा, यानी कि जो जायफा नहीं होगा वो गैर जायफा होगा डेफिनेटली. ठीक है, तो इसको मैंने समझाने के लिए आपको ये बता दिया था कि जायफा का मतलब कि वो पार्ट जिसके अंदर हड्डी मौजूद नहीं है आपका, और वो पार्ट जिसके अंदर हड्डी मौजूद है अदर देन हेड एंड फेस वो आपका गैर जायफा हो जाएगा. तो अच्छा, गैर जायफा के अंदर भी काइंड से सिमिलरली जिस तरह आपकी शज्जा के अंदर थी, दमीहा, बदीहा, मुतलमीहा, मुदीहा, हशीमा एंड मुनाकिला. ये लेक्चर जो है हमारा कंटिन्यूशन में चल रहा है, इसमें हम पढ़ेंगे दमिया, बदिया, मुतलमिया, मुदिया, हशीमा एंड मुनाकिला. इसके जो 3 ऊपर वाले काइंड्स हैं दमिया, बदिया, मुतलमिया, ये जो है वो डिफरेंट हैं शज्जा से. बाकी 3 जो है वो सिमिलर हैं, मुदिया, हशीमा एंड मुनाकिला. तो ये आपको 3 जो है वो स्टडी करने में थोड़ी सी आसानी होगी. इसका सबसेक्शन 3 पढ़ेंगे वो कॉजेज गैर जायफा. अब गैर जायफा की डेफिनेशंस बता रहे हैं तो उनकी पनिशमेंट हम फिर बाद में पढ़ेंगे. इन विच द स्किन इज रैप्चर्ड एंड ब्लीडिंग अकर्स इज सेड टू कॉज दमिया. जब स्किन रैप्चर हो जाती है और ब्लीडिंग होने लगती है, कहाँ ये बात हो रही है, आपके हेड एंड फेस के अलावा ऐसा पार्ट जिसके अंदर हड्डी मौजूद हो. ठीक है, तो वहाँ पे अगर ब्लीडिंग अकर्स होती है तो ये होगा दमिया, यानी कि मामूली सा हार्ट जो है, ये बिल्कुल ही हल्की काइंड है हार्ट की. बाय कटिंग और इंसाइजिंग द फ्लैश विदाउट एक्सपोजिंग द बोन इज सेड टू कॉज बदिया. यानी कि अगर आपने कट किया है या इंसाइज किया है, कोई ऐसा जो है चीज़ आपने नोकदार जो है वो अगर इंसाइज की है बोन एरिया में, तो इसको हम कहेंगे विदाउट एक्सपोजिंग द बोन, जिसमें बोन आपका जो है वो नज़र नहीं आ रहा, तो इसको हम कहेंगे बदिया. बाय लेसिरेटिंग द फ्लैश इज सेड टू कॉज मुतलमिया. अगर आपने लेसिरेट किया है फ्लैश को तो ये जो है आपका मुतलमिया में चला जाएगा. ठीक है, इसके बाद इस बाय एक्सपोजिंग द बोन इज सेड टू कॉज मुदिया. यहाँ पे जो है आपकी बोन जो है वो एक्सपोज हो गई है. ठीक है, और बाय कॉजिंग फ्रैक्चर ऑफ बोन विदाउट डिसलोकेटिंग, जिसा हमने पहले पढ़ा था. एक में आपकी बोन नज़र आ रही है, दूसरे में जो है बोन आपकी फ्रैक्चर तो हुई है लेकिन डिसलोकेट नहीं हुई, और आखिरी में जो है आपका मुनाकिला में आपकी बोन जो है वो फ्रैक्चर के साथ साथ डिसलोकेट भी हुई है. ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक सेम ही है, लेकिन वो सिर्फ हेड एंड फेस के वाले से थे, और ये जो है वो आपका बॉडी पार्ट है जिसके अंदर आपका हड्डी जो है बोन शामिल है. इसकी जो पनिशमेंट्स हैं वो हमें 337F में बताई गई हैं. आपको पता है कि ये 337 ADF क्यों फेमस है, क्योंकि डी में जो है आपकी पनिशमेंट है शज्जा की, और एफ़ के अंदर आपकी पनिशमेंट आ जाती है गैर जायफा की, और ए जो है वो आपकी जो सिंपल है आपका 337A, उसमें आपको पूरा उसके बारे में हार्ट के बारे में बताया गया है. अच्छा, हुएवर बाय डूइंग एनी एक्ट विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हार्ट टू एनी पर्सन और विद द नॉलेज दैट ही इज़ लाइकली टू कॉज हार्ट टू एनी पर्सन कॉजेज. अगर दमिया कोई करते हैं उसकी पनिशमेंट क्या होगी, दमिया टू एनी पर्सन शेल बी लायबल टू दमन एंड मे ऑल्सो बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर. यानी कि उसको आपकी दमन की सज़ा होगी, दमन के साथ साथ आपको क्या करना होगा, 1 ईयर की सज़ा होगी. बदिया में क्या होगा, बदिया शेल बी लायबल टू दमन एंड मे बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 ईयर्स. अच्छा, इसमें 1 ईयर के बाद डायरेक्ट जो है बदिया में 3 ईयर है और दमन है साथ में, और मुतलमिया में जो है आपका दमन है और प्लस में 3 ईयर्स पनिशमेंट है. सिमिलर है, यानी कि 3 ईयर्स में भी है, 3 ईयर्स उसमें भी है. अच्छा, इसके अलावा जो है मुदिहा में जो है वो शेल बी लायबल टू दमन में आल्सो बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 ईयर. मुदिहा में 5 ईयर पनिशमेंट है और दमन है. इसके अलावा हशीमा में जो है आपका दमन के साथ साथ 5 ईयर्स है, और मुनाकिला में आपका जो है दमन के साथ साथ 7 ईयर है. अब आपने एक चीज़ तो नोट की होगी कि जब हमने शज्जा का पढ़ा था तो शज्जा में हमारे पास अर्श था, लेकिन अर्श हमने कैसे निकाला था, हमने दियत की परसेंटेज निकाली थी. किसी में हमने 5% पे किया था, किसी में हमने 10 किया था, किसी में 15 किया था, और किसी में 1/3 किया था, और किसी में 50 किया था. इसी तरह से यहाँ पे जो है हम अर्श नहीं देंगे, यहाँ पे होगा दमन, और दमन जो होती है वो डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट होता है, और अर्श हमेशा जो निकलता है वो दियत की परसेंटेज से निकलता है. ठीक है, तो ये इसमें और उसमें यही डिफरेंस है गैर जायफा में और आपका शज्जा में. अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेक्शन 337 पनिशमेंट फॉर हर्ट बाय रेश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग. हमने एक सेक्शन पढ़ा था जो कि था पनिशमेंट फॉर
हर्ट बाय रेश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, लेकिन वो था कत्ले अम्द में, ठीक है, यानी कि उसमें हर्ट नहीं था, वो कत्ल था। पनिशमेंट ऑफ कत्ले अम्द फॉर रेश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, और यहाँ पे है हर्ट। Whoever causes hurt by rash and negligent driving shall be liable to arsh or daman specified for kind of hurt caused and may also be punished with imprisonment for either description which may extend to 5 years। यानी कि अगर आपने रेश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग करके किसी को हर्ट किया है तो उसकी आपकी पनिशमेंट जो है वो 5 ईयर ताज़ीर होगी, और आपको उसके साथ साथ शैल बी लाइबल टू अर्श और दमन, ये भी डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है कि वो अर्श इम्पोज करते हैं या दमन करते हैं। जब आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि अगर आपने रेश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की है और आप वो पर्सन जो इसकी डेथ नहीं हुई, कत्ले आमद नहीं हुआ, हर्ट हुआ है, तो आप ये किस सेक्शन में फॉल करेगा? तो वो सेक्शन है 337G। लेकिन अगर रेश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग में अगर किसी का कत्ल हो जाता है तो उसकी जो है वो सेक्शन वो अलग है, 319 सेक्शन है उसका। आप एक दफ़ा फिर भी कंफर्म कर लीजिएगा, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने उस पर एक वीडियो बनाई है। 337H पनिशमेंट फॉर हर्ट्स बाय नेग्लिजेंट रेश और नेग्लिजेंट एक्ट। अब ये जो है रेश एंड नेग्लिजेंट एक्ट हमने पढ़ा था कत्ले बिस्सबब, अगर आपको याद हो, ठीक है। और इसके अलावा जो है उसका कत्ले बिस्सबब में हमारे पास एक प्रोविजो था, उस प्रोविजो के अंदर ना हमें बताया गया था कि अगर आप कोई ऐसा अनलॉफुल एक्ट करते हैं, नेग्लिजेंट एक्ट करते हैं जिससे किसी का जो है डेथ हो जाती है, जानी नुकसान होता है, तो उसकी सज़ा क्या है, तो उस पर ना वो सेक्शन लगेगा, ये नहीं लगेगा। ये है पनिशमेंट फॉर हर्ट, अगर आपने किसी को हर्ट किया है बाय रेश और नेग्लिजेंट एक्ट, ठीक है। हुएवर कॉजेज हर्ट बाय रेश और नेग्लिजेंट एक्ट अदर देन रेश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग शैल बी लायबल टू अर्श और दमन specified for the kind of hurt caused and may also be punished with imprisonment for either description for which may extend to 3 years। यानी कि इसकी जो पनिशमेंट है वो 3 साल होगी अगर आपने ड्राइविंग नहीं की, ड्राइविंग के अलावा जो है हर्ट किया है कोई भी नेग्लिजेंट एक्ट करके, यानी कि कोई भी ऐसा आपने एक्ट किया जिससे किसी को मतलब नुकसान पहुंचा, जानी नहीं लेकिन उसको फिर भी हर्ट हुआ, तो उसकी आपकी पनिशमेंट होगी 3 ईयर्स, ठीक है। इसके अलावा आपको अर्श या दमन, ये डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है कि आप पे क्या वो जो है पनिशमेंट लगाते हैं, पेनल्टी क्या लगती है। Whoever does any act so rashly or negligently as to endanger human life or personal safety to others shall be punished with imprisonment of either description for a term which extend to 3 months or with fine or with both। अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि रैशली और नेग्लिजेंटली कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे इंसानी जान को ख़तरा हो रहा है, ठीक है, या वो पर्सनल सेफ्टी के हक़ में नहीं है, तो उसके पर्सनल सेफ्टी के ख़िलाफ़ जा रहा है, तो उस पर्सन को फिर जो सज़ा होगी वो होगी 3 मंथ्स की या फ़ाइन या फिर दोनों। 3 मंथ सज़ा भी हो सकती है और फ़ाइन भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे सेक्शन 337I पनिशमेंट फॉर कॉजिंग हर्ट बाय मिस्टेक। अगर मिस्टेक से आपने किसी को हर्ट कर लिया, जैसा कि हमारे पास कत्ले ख़ता था, आपको याद होगा 318 में हमने पढ़ा था, 318 में कत्ले ख़ता में ये था कि अगर आपने गलती से किसी का आपने कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ की, इसमें कत्ल नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है हर्ट, अगर आपने ख़ता में किया तो क्या होगा। वेयर कॉजेज हर्ट बाय मिस्टेक ख़ता शैल बी लायबल टू अर्श और दमन स्पेसिफाइड फॉर द काइंड ऑफ हर्ट कॉज्ड। यानी कि हर्ट तो हमने पढ़े हैं, हर्ट के सारे काइंड, शज्जा है, जायफ़ा है, गैर जायफ़ा है, उसके अंदर फिर और भी मज़ीद काइंड सारे हैं। तो जो आपने आपकी इस जो आपने एक्ट किया है हर्ट का, वो जिस कैटेगरी में फॉल करेगा उसकी जो सज़ा होगी आपको वही सज़ा मिलेगी। अर्श या दमन का यही मतलब है कि आपने जो एक्ट किया है, क्योंकि अर्श जो है हमारे पास वो था शज्जा के लिए और दमन हमारा सारा आ रहा था गैर जायफ़ा में, तो अगर आपने जिस टाइप का जो है हर्ट उनको पहुंचाया है किसी भी इंसान को, वो जिस कैटेगरी में फॉल करेगा आपको उसी के अकॉर्डिंग अर्श या दमन जो है वो लगाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे सेक्शन 337 कॉजिंग हर्ट बाय मीन ऑफ अ पॉइजन। अगर आपने किसी को हर्ट पहुंचाया है जहर देने के ज़रिए से, पॉइजन के ज़रिए से, whoever administered to or caused to be taken by any person any poison or anything stupefying, intoxication or unwholesome drug or such other thing which intend cause hurt to any person or intend to commit or facilitate to commission of an offense or knowing it to be likely that he will thereby cause hurt may in addition to imprisonment of arsh and daman provided for the kind of hurt caused be punished with having regard to the nature of the hurt caused with imprisonment of either description which may extend to 10 years। यानी कि अगर आपने किसी को एडमिनिस्टर किया है या को कोशिश की है कि किसी को एडमिनिस्टर किया जाए कोई भी पॉइजन, इंटॉक्सिकेशन, कोई भी ड्रग किसी भी किस्म का,
और विद इंटेंट टू कमिट और टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफेंस, या आपने इस इंटेंशन के साथ कि वो कोई क्राइम करे और या उसको फैसिलिटी पहुंचाने के लिए अगर कोई ऐसा ऑफेंस किया है, तो उस सूरत में क्या होगा कि आपको जो पनिशमेंट होगी वो अर्श और दमन तो होगी। उससे इस एक्ट के करने के बाद, इंटॉक्सिकेशन या ड्रग देने के बाद उस पर्सन ने जो भी क्राइम किया उससे जो भी नुकसान हुआ, हर्ट हुआ, वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, अर्श में या दमन में, वो तो उसको पेनल्टी लगेगी। लेकिन उसके साथ साथ जो है ईदर डिस्क्रिप्शन आपको 10 ईयर्स की सज़ा भी हो सकती है। 337 के कॉजिंग हर टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और कंपेल restoration of property. Whoever causes hurt for a purpose of extortion from the sufferer or any person interested in the sufferer any confession or any information which may lead to detection of any offense or misconduct, or for the purpose of constraining the sufferer or any other person interested in the sufferer to store or to cause restoration of property, any property or valuable security, or to satisfy any claim or demand to give information which may lead to restoration of any property or valuable security in relation to punishment of qisas or daman, as the case may be provided for the kind of hurt caused be punished having regard to the nature of the hurt caused, with imprisonment which may extend to 10 years. अच्छा, इसमें ये है कि अगर आपने किसी को हर्ट पहुंचाया, लेकिन हर्ट कैसे पहुंचाया, उसको एक्सटॉर्ट करके, एक्सटॉर्शन, ठीक है, उस एक्सटॉर्शन करके आपने कोई कन्फेशन कराई, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी आपने ली, उसको कंपेल किया, आपने जो है किसी और की प्रॉपर्टी जो है वो अपने नाम करवाना चाहिए, उसको हर तरह से कंपेल करके कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहिए जो कि आपके मतलब मिसकंडक्ट में शामिल हो रही हो, आपको फ़ायदा दे रही हो, लेकिन वैसे मिसकंडक्ट में वो जो है फॉल कर रही हो, तो इस किस्म के हर्ट को, क्योंकि हर्ट तो ये भी है, इस किस्म के हर्ट को आप ये जिस कैटेगरी में फॉल करेगा उस हिसाब से आपको नंबर 1 आपको किसास सबसे पहले जो इसकी पनिशमेंट मिलेगी। अगर किसास में वो फॉल नहीं करता तो अर्श दमन, और उसके साथ साथ आपको 10 ईयर्स की पनिशमेंट भी मिलेगी। वैसे ये सेक्शन जो है ये इतने ज़्यादा यूज़ में नहीं होते, मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर आप देखा जाए डीपली पढ़ने के लिए तो उस लिहाज से तो ठीक है। लॉ गेट के हवाले से ये इतनी ज़्यादा जो है वो यूज़फुल नहीं है, लेकिन हाँ जुडिशरी के हवाले से, FIA लीगल AD के हवाले से, जो AD के आपके एग्जामिनेशन आते हैं, FIA के लीगल के आते हैं, उस हवाले से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप देखें। जितनी ज़्यादा आपके पास डेप्थ नॉलेज होगी उतना ही ज़्यादा आपको उनको जो है क्रैक करने में अपने क्वेश्चन को आसानी होगी। सेक्शन 337L पनिशमेंट फॉर अदर हर्ट। अब ये तो हमने सारे जो है सीक्वेंस से पढ़े, लेकिन अब अगर इसके अलावा भी कोई हर्ट है तो उसके लिए क्या होगा वो हमें बताता है 337L। Whoever causes hurt not mentioned herein before which endangers life or which causes the sufferers to remain in severe bodily pain for 20 days or more, or renders him unable to follow his ordinary pursuit for 20 days or more, shall be liable to daman and also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years. Whoever, subsection 2 है इसका, whoever causes hurt not covered in subsection 1 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years, और विद दमन और विद बोथ। अच्छा, कुछ हर्ट इस तरह के होते हैं जो कि ज़ाहिरी हमें पता नहीं चलते, लेकिन उनके करने से हमारे या तो मेंटल हेल्थ को कोई नुकसान पहुंचता है, हम मतलब ऐसी हमारी कंडीशन हो जाती है, हमें फॉर एग्जांपल डिप्रेशन हो जाता है, एनजाइटी हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, मेंटल हेल्थ पे हमारे असर होता है, कभी हम बहुत ज़्यादा फियर में चले जाते हैं, और उसका नतीजा ये निकलता है कि हम फॉर एग्जांपल 20 डेज़ के लिए इस कंडीशन में नहीं रहते कि हम अपने रेगुलर के टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकें, या हमें मतलब बॉडीली कोई तकलीफ़ होती है, मतलब हमारी बॉडी हमारा काम नहीं कर रही होती, हमारा साथ नहीं दे रही होती। तो ये वाले जो हर्ट होते हैं जो कि उस कैटेगरी में शज्जा और इसके अलावा आपका जो है जरा, जायफ़ा, गैर जायफ़ा में फॉल नहीं करते, तो इसकी आपको जो पनिशमेंट मिलेगी वो दमन होगी, उसके साथ साथ आपको जो पनिशमेंट होगी वो 7 ईयर्स होगी, इधर डिस्क्रिप्शन। और इसमें सबसेक्शन 2 में ये बताया गया कि अगर इसके अलावा भी कोई हर्ट है जिसमें चलें आप 20 डेज़ तक अगर नहीं भी हैं तकलीफ़ में, बॉडीली तकलीफ़ में नहीं है, तो उसके लिए आपको जो है वो दमन के साथ साथ 2 ईयर की सज़ा हो सकती है, या सिर्फ दमन हो सकती है पेनल्टी, या दोनों ही हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा हम सेक्शन पढ़ेंगे 337M, हर्ट नॉट लायबल टू किसास, यानी कि वो कौन से हर्ट हैं जो कि लायबल टू किसास नहीं हैं, जिसमें किसास नहीं हो सकता। हर्ट शैल नॉट बी लायबल टू किसास इन द फॉलोइंग केसेस, नेमली
इन सूरत हाल में जो कि फॉलोइंग यानी कि नीचे दी गई सूरत हाल में आपका जो है लायबल टू किसास नहीं होगा हर्ट व्हेन द ऑफेंडर इज अ माइनर और इंसेन, अगर ऑफेंडर जो है वो माइनर है या इंसेन है, जुर्म करने वाला माइनर है या इंसेन है, बच्चा या पागल, प्रोवाइडेड दैट ही शैल बी लायबल टू अर्श and also to tazir to be determined by the court having regard to the age of offender, circumstances of the case and nature of the hurt caused। यानी कि अगर कोई माइनर बच्चा है तो उसकी एज को देखा जाएगा कि उसके अंदर कितनी मैच्योरिटी है, वो ऑफेंस देखा जाएगा जो उसने किया है उसके लिए कितनी नॉलेज या मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है, उसके बाद ही जो है उसको अर्श की सज़ा मिलेगी या ताज़ीर, यानी कि ताज़ीर जो है या अर्श उसको उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। ये एक प्रोविजो है। इसके अलावा जो बी है, व्हेन एन ऑफेंडर एट द इंस्टांस ऑफ द विक्टिम कॉजेज हर्ट टू हिम, यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन एन ऑफेंडर एट द इंस्टांस ऑफ विक्टिम, यानी कि विक्टिम ने खुद उससे कहा है कि मुझे हर्ट पहुंचाओ, मुझे हर्ट करो, प्रोवाइडेड दैट ऑफेंडर में बी लायबल टू ताज़ीर प्रोवाइडेड फॉर द काइंड ऑफ हर्ट कॉज टू हिम, जो ऑफेंडर है मे बी लायबल टू, उसको ताज़ीर हो सकती है जो उसने जिस किस्म का हर्ट जो है वो कॉज किया है। नंबर 3, when the offender has caused इतलाफ उज़्व of a physical imperfect organ of the victim and convict does not suffer from similar physical imperfection of such organ, when the offender has caused इतलाफ उज़्व of a physically imperfect organ, यानी कि अगर उसने कोई ऐसा ऑर्गन आपके बॉडी का जो है इतलाफ उज़्व किया है, यानी कि वो जो आपका ऑर्गन था बॉडी का वो फिजिकली इम्परफेक्ट था, उसमें कोई नुक्स था, फॉर एग्जांपल अगर आपका जो है वो हाथ है वो टूटा हुआ है या आपकी जो बाजू है वो टूटी हुई है, तो अगर उसको उसने जो है वो इत्तिलाफ़ उज़्व किया है एंड द कन्विक्ट डज नॉट सफ़र फ्रॉम सिमिलर फिजिकल इम्परफेक्शन ऑफ सच ऑर्गन, और अगर तो जो हमारा ऑफेंडर है उसका वो बॉडी पार्ट जो है उसमें ऐसी फिजिकल कोई भी इम्परफेक्शन नहीं है तो आप उसको नहीं कर सकते। देखिए किसास का मतलब होता है सेम हर्ट, सेम बॉडी पार्ट, सेम इंटेंसिटी, हर एक चीज़ जो है वो सिमिलर होनी चाहिए। जब एक इंसान आपके उस बॉडी पार्ट को जो है वो बिल्कुल आपके जिस्म से जुदा कर रहा है जो कि आपका फिजिकली इम्परफेक्ट है लेकिन है तो आपके साथ, मतलब अगर आपकी बाजू है वो टूटी हुई है, बेशक अब वो आपसे कोई काम नहीं कर सकते, तो उसने उस टूटी हुई बाजू को ही आपके जो है वो जिस्म से अलग कर लिया, तो अगर ये वाला नुक्स आपके ऑफेंडर के अंदर नहीं है तो आप उसका वो मतलब सही सलामत बाजू नहीं काट सकते, जो उसका बाजू बिल्कुल ठीक है वो नहीं काट सकते, यानी इस कंडीशन में किसास जो है वो नहीं हो सकता। हम पढ़ रहे हैं किसास किस किस सूरत में नहीं लायबल हो सकता। तो नंबर 1 हमने ये पढ़ा था कि एक माइनर इंसेन उस सूरत में नहीं हो सकता, अगर विक्टिम के कहने पे उसको ऑफेंडर ने हर्ट किया है तो भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर प्रोविजो भी इसमें दिए गए हैं कि किन सूरत हाल में हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ऑफेंडर का वो बॉडी पार्ट ठीक है, इम्परफेक्ट नहीं है, तो आप उसको किसास नहीं कर सकते। प्रोवाइडेड दैट द ऑफेंडर शेल बी लायबल टू अर्श एंड मे आल्सो बी लायबल टू ताज़ीर प्रोवाइडेड फॉर द काइंड ऑफ हर्ट कॉज टू हिम। देखें अगर आप वो मतलब किसास नहीं कर सकते तो क्या होगा, इन्होंने बताया है कि अर्श आप कर सकते हैं या ताज़ीर की सज़ा मिल सकती है ऐसे काइंड के हर्ट के लिए, ठीक है। व्हेन द ऑर्गन ऑफ द ऑफेंडर लायबल टू किसास इज मिसिंग, और वो अगर जो जिस अपने हाथ का जो आपका फर्स्ट मतलब काटा गया है राइट या लेफ्ट, वो ऑफेंडर के पास है ही नहीं, यानी कि ऑफेंडर का फॉर एग्जांपल आपका राइट हैंड जो है वो ऑफेंडर ने आपका जो है वो इम्पार्ट कर दिया, मतलब जो है वो आपके डिसमेंबर कर दिया, तो वो जो है वो बॉडी उसके बॉडी पार्ट में है ही नहीं, ऑफेंडर के पास राइट हैंड है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, वो वाला ऑर्गन ऑफेंडर के बॉडी पार्ट में मिसिंग है जो कि उसने आपको हर्ट पहुंचाया है। प्रोवाइडेड दैट द ऑफेंडर शेल बी लायबल टू अर्श एंड मे आल्सो बी लायबल टू ताज़ीर प्रोवाइडेड फॉर द काइंड ऑफ हर्ट कॉज टू हिम। अब इसमें यह है कि अर्श होगा एंड ताज़ीर होगा, वो होगा जो कि उसने जिस काइंड का हर्ट दिया है। अभी इसको अगर हम समअप करते हैं थोड़ा सा, सेक्शन 337M बहुत से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी जुडिशरी के हवाले से और आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से, इंटरव्यू के हवाले से, रिटन टेस्ट के हवाले से। हर्ट नॉट लायबल टू किसास, सिमिलरली हमने पढ़ा था एक कत्ले अम्द नॉट लायबल टू किसास, ये भी आप थोड़ा सा जाके देख लीजिएगा, ये 300 आपका 307 सेक्शन होगा आई गेस, मेरे लास्ट जो है लेक्चर मैंने उसमें आपको बताया है। इसमें नंबर 1 आप सिंपल ये बताएंगे कि नंबर 1 किस पे नहीं होगा, ए एक माइनर इंसेंट पे लायबल नहीं होगा, बी अगर विक्टिम के कहने पे उसको हर्ट किया गया है तब भी नहीं होगा, सी अगर
विक्टिम ने कोई ऐसा बॉडी पार्ट जो है वो आपका इत्तिलाफ उज़्व किया है जो कि इम्परफेक्ट था, तब भी नहीं होगा किसास। और डी, अगर वो बॉडी पार्ट ऑफेंडर के पास है ही नहीं तो आप किसास कहाँ से करेंगे? डेफिनेटली नहीं कर सकते। तो उन सूरत हाल में इस प्रोविजो में बताया गया है कि किसास नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो इसको आप एक दफ़ा मज़ीद जो है रीड आउट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने जो है सेक्शन 337 एन की तरफ। मैं आपको जो है एग्जांपल्स दे चुकी हूँ, तो इसलिए हम ये एग्जांपल नहीं पढ़ते। आप अपनी जो है आसानी के लिए, इसको मज़ीद डिटेल में समझने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप इसको इलस्ट्रेशन को लाजमी पढ़ें, और जो चीज़ समझ में ना आए आप मुझे लाजमी कमेंट करें, इंशाल्लाह वो आपको समझाने की कोशिश करूँगी। 337 एन, केसेस इन विच किसास फॉर हर्ट शैल नॉट बी इन्फोर्स्ड। अब हमने पढ़ा कि लाइबल की सूरत में नहीं है, तो लाइबल का आपको पता चल गया। अब इन्फोर्स की सूरत में नहीं हो सकता, हम वो पढ़ेंगे। द किसास फॉर अ हर्ट शैल नॉट बी इन्फोर्स्ड इन द फॉलोइंग केसेस नेमली। अब इन्फोर्स क्यों नहीं हो सकता, हम ये पढ़ेंगे। ए, व्हेन द ऑफेंडर डाइज बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ किसास। डेफिनेटली जब ऑफेंडर एग्जीक्यूशन ऑफ किसास से पहले जा चुका है, चल बसा, तो हम एग्जीक्यूट के कहाँ से करवाएंगे? नहीं करवा सकते। बी, when the organ of the offender liable to किसास is lost before the execution, यानी कि पहले तो जब उसने ऑफेंस किया था ऑफेंडर ने, उसका राइट हैंड उसके पास मौजूद था, लेकिन जैसे ही उसने किसास अपना जो है एक ऑफेंस किया, ठीक है, ऑफेंस के बाद जब वो जा रहा था, फॉर एग्जांपल रास्ते में जा रहा था और उसके हाथ में चोट लगी या हाथ उसका किसी तरह से कट गया या मतलब ख़त्म हो गया, गिर गया, टूट गया, कुछ भी हुआ, जब वो उस वक्त अवेलेबल नहीं है, जब किसास का एग्जीक्यूशन का टाइम है, तो हम किसास नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा जो है इसका एक प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट ऑफेंडर शैल बी लायबल टू अर्श एंड मे आल्सो बी लायबल टू ताज़ीर प्रोवाइडेड फॉर द काइंड ऑफ हर्ट कॉज टू हिम। यानी कि जो जिस तरह का आपने नुकसान पहुंचाया है विक्टिम को, उसका जो हर्ट के अंदर जिस काइंड में वो फॉल कर रहा है, उसको उसकी सज़ा मिलेगी अलॉन्ग विद अर्श, ठीक है। व्हेन द विक्टिम वेव्स द किसास और कंपाउंड द ऑफेंस विद बदले सुलह। अगर विक्टिम वेव कर देता है किसास के राइट को, या कंपाउंड या सुलह कर लेता है, या वेव्ड ऑफ कर लेता है, ठीक है। और डी में है व्हेन द राइट ऑफ किसास डिवॉल्व्स ऑन द पर्सन हु कैन नॉट क्लेम किसास अगेंस्ट द ऑफेंडर अंडर दिस चैप्टर। अगर तो वो डिवॉल्व कर रहा है कि ऐसे पर्सन के जो है सराउंडिंग में जो कि किसास क्लेम करने का उसके पास राइट है ही नहीं, ठीक है। व्हेन द राइट ऑफ किसास डिवॉल्व्स ऑन द पर्सन हु कैन नॉट क्लेम किसास, ऐसे पर्सन को किसी को अगर राइट है जो कि किसास क्लेम कर ही नहीं सकता अगेंस्ट द ऑफेंडर, ऑफेंडर के अगेंस्ट में अंडर दिस चैप्टर, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, प्रोविजो से हम ज़्यादा इसको बेटर समझेंगे, दैट द ऑफेंडर शैल बी लायबल टू अर्श इफ देयर इज एनी वली अदर देन द ऑफेंडर, and if there is no wali other than the offender he shall be liable to ताज़ीर provided for the kind of hurt caused to him। इसका सिंपल ये मतलब है कि अगर आपका जो वली है वही आपका ऑफेंडर है, ठीक है, वली आपका ऑफेंडर है जिसने आपको मारा है। फॉर एग्जांपल अगर किसी वालिद ने बेटे को, या बेटे ने वालिद को, या दादा ने पोते को, पोते ने दादा को, इस तरह का जो मतलब वली वही हुआ, यानी कि आपके जो फादर होते हैं वो आपके वली होते हैं, और अगर फादर चले जाते हैं तो बेटा उनका वली होता है। तो अगर इस तरह का कोई सिनेरियो है तो डेफिनेटली वो जो एक ऑफेंडर किसास कहाँ से क्लेम करेगा? ऑफेंडर नहीं कर सकता किसास क्लेम, क्योंकि वली तो वो है। तो यहाँ पे जब अगर वली जो है दूसरा कोई है अदर देन ऑफेंडर तो किसास हो सकता है, अदरवाइज जो है फिर क्या होगा, उसको ताज़ीर होगा। ताज़ीर के साथ साथ जो उसने हर्ट किसी को पहुंचाया वो हर्ट उसको जो है सिमिलर उसके जो सज़ा है वो मिलेगी, और इसके अलावा इसको अर्श भी पे करना पड़ेगा जो सबसे पहले लिखा हुआ है, दैट द ऑफेंडर शैल बी लायबल टू अर्श, ठीक है। अच्छा, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस चैप्टर in all cases of hurt the court may, having regard to the kind of hurt caused to him in addition to payment of arsh, award ta'zir to an offender who is previous convict, habitual or hardened, disparate or dangerous criminal, or the offense has been committed by him in the name or pretext of honor। यानी कि इस चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा था किसास के बारे में, हर्ट्स के बारे में, उन सब के अलावा भी कोर्ट्स के पास जो है ये राइट है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, हार्डेंड मुजरिम है, डेस्पेरेट या डेंजरस क्रिमिनल है, तो उसको सज़ा दे सकती है, और अगर उसने कोई ऑनर किलिंग की है तो भी उसको सज़ा मिलेगी, except all the sections which we have studied in our complete chapter 16।
provided that the ta'zir shall not be less than 1/3 of the maximum imprisonment provided for the hurt caused if the offender is a previous convict, habitual, hardened, desperate or dangerous criminal, or if the offence has been committed by him with the name of on the pretext of honor. अगर ऑनर किलिंग का मामला है या हैबिचुअल ऑफेंडर है, हार्डेंड मुजरिम है, प्रीवियसली कन्विक्टेड है, डेस्परेट और डेंजरियस क्रिमिनल है, तो जो उस हर्ट की एक्चुअल सज़ा है उसका 1/3 उसको जो है सज़ा मिलेगी. अच्छा, हम थोड़ा सा इसको वली को भी देख लेते हैं. वली इन केस ऑफ हर्ट, इन केस ऑफ हर्ट द वली शेल बी द विक्टिम. वली इन द केस ऑफ हर्ट, हर्ट के केस में जो विक्टिम है वो हमारा वली होगा. इसको हम मजीद डिटेल में पढ़ते हैं. 337O. In the case of hurt, the wali shall be A, the victim, provided that the victim is a minor or insane. His right of qisas shall be exercised by his father or paternal grandfather, howsoever. ठीक है. B, the heirs of the victim if the later dies before the execution of qisas, and the government in case in the absence of the victim or his legal heirs. वली कौन हो सकता है हर्ट के केसेस में? नंबर 1 तो पहले वो विक्टिम ही होगा. ठीक है. या तो विक्टिम अगर माइनर है या इंसेन है तो उसके जो है फादर, ग्रैंडफादर या जो भी उनके फैमिली में उनका बड़ा मौजूद है. और इसके अलावा जो विक्टिम के हेयर्स हैं अगर उनमें कोई किसी का इंतकाल हो चुका है एग्जीक्यूशन ऑफ किसास से पहले. ठीक है. और इसके अलावा सी में गवर्नमेंट भी हो सकती है अगर कोई लीगल हेयर अवेलेबल नहीं है विक्टिम का. तो विक्टिम वली जो है वो हर्ट के केसेस में ये 3 जो है वो हो सकते हैं, ABC. एग्जीक्यूशन ऑफ किसास ऑफ हर्ट. किसास शेल बी एग्जीक्यूटेड इन पब्लिक बाय एन ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर हु शेल बिफोर सच एग्जीक्यूशन एग्जामिन द ऑफेंडर एंड take due care so as to ensure that the execution of qisas does not cause the death of the offender or exceed the hurt caused by him to the victim. qisas जो है वो एग्जीक्यूट होगा पब्लिक में, इन पब्लिक बाय ऑथोराइज मेडिकल ऑफिसर. एक ऑथोराइज मेडिकल ऑफिसर सबसे पहले ये तस्दीक करेंगे कि अगर हम किसास करते हैं हर्ट का तो उस बंदे की डेथ भी नहीं होगी और वो जो हर्ट है वो उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा जितना कि उसने विक्टिम को पहुंचाया है. इसका नंबर 2 है सबसेक्शन 2. द वली शेल बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन एंड इफ द वली और हिज रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट प्रेजेंट आफ्टर हैविंग बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द डेट, टाइम एंड प्लेस by the court, an officer authorized by the court in this behalf shall give permission for the execution of qisas. यानी कि वली का प्रेजेंट होना ज़रूरी है. अगर वली प्रेजेंट नहीं है तो उसके बिहाफ पे जो भी रिप्रेजेंटेटिव है जिसको रिप्रेजेंटेटिव उसने बनाया है अगर वो उस डेट पे नहीं आ रहे, डेट, टाइम और उस प्लेस पे अगर नहीं आ रहे तो ऑथोराइज जो हमारे कोर्ट ऑफिसर्स हैं उनकी परमिशन के बाद जो है वो किसास की एग्जीक्यूशन उनकी एब्सेंस में हो जाएगा, जिस तरह हमने कत्ल में पढ़ा था. ठीक है. नंबर 3, if the convict is the woman who is pregnant, the court may, in consultation with the authorized medical officer, postpone the execution of qisas up to a period of 2 years after the birth of the child, and during the period she may be released on bail. जैसा कि हमने पहले अपना जो है कत्ल के केस में पढ़ा था, हार्ट में भी सिमिलर है कि अगर वो जिसने हार्ट किया है वो एक औरत है जो कि प्रेग्नेंट है तो जब तक जो है वो उसका टाइम पोस्टपोन रहेगा जब तक कि वो बेबी डिलीवर नहीं कर लेती, उसके 2 साल तक भी जो है उनका ये किसास जो है वो पोस्टपोन रहेगा. उनको बेल पे रिलीज़ किया जाएगा और अगर बेल पे रिलीज़ नहीं किया जाता तो उनको सिंपल जो है वो इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, और अगर बेल पे रिलीज़ किया जाता है तो वो उनकी सिक्योरिटी फर्निश करने के बाद उनको जो है हम बेल पे करेंगे. जब वो कोर्ट को सेटिस्फाई करेंगी कि वो बेल पे जाने के बाद वो दोबारा जब उनको कोर्ट की तरफ से बुलावा आएगा तो वो प्रेजेंट होंगी. तो यहाँ पे हमने जो है अपने जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट सेक्शंस थे हमारे हर्ट के हवाले से वो हमने कवर कर लिए, और मैंने क्योंकि जो है आपको यहाँ पे बता दिया था कि कौन कौन से हमारे सेक्शंस जो है जुडिशरी के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से हमारे जो है वो लॉ गेट और FIA लीगल AD वगैरह के हिसाब से जो है वो इम्पोर्टेंट थे. तो यहाँ पे जो हमने 337P पढ़ा था इसमें हमने एग्जीक्यूशन ऑफ किसास भी पढ़ लिया. ठीक है. और किसास लायबल कहाँ पे नहीं होता हमने ये भी स्टडी किया है, और किसास कहाँ पे इन्फोर्स नहीं होता ये भी हमने स्टडी किया है. तो किसास कहाँ पे लायबल नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है, उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह होगी.
ये जो है आपको मिला के पढ़ने हैं अपने कत्ल के साथ। जब आप कत्ल का जो वो पोर्शन पढ़ेंगे, उसकी जो सेक्शंस पढ़ेंगे, जब आप वो इनको मिला के स्टडी करेंगे तो आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद जो है वो बिल्डअप होंगे कि ये किस तरह से हमारा हार्ट में किस तरह से है और हमारा कत्ल में किस तरह से, तो सेक्शन आपको मज़ीद अच्छे तरीके से जो है वो मेमोराइज़ होंगी। अगर इस पूरे जो है हार्ट में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप जो है वो मुझे कमेंट करें। आप कमेंट करेंगे जो भी आपका इसमें क्यूरी है, जो भी क्वेश्चन है, जिसका आपको आंसर चाहिए, जिस पे आपको वीडियो चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं वो ट्राई करूँगी कि मैं उस पर मज़ीद क्लियर एक वीडियो बनाऊँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा बूस्ट हो सके और आपकी जो कॉन्सेप्ट हैं वो इतने क्लियर हों कि जब आपसे पूछा जाए कि हार्ट कहाँ पे इन्फोर्सेबल नहीं है, किसास हार्ट में कहाँ पे इन्फोर्सेबल नहीं है और कहाँ पे कत्ल में, तो फ़ौरन से जो है वो उसका आंसर आपके माइंड में आ जाए। तो यहाँ पे हमारा हार्ट का जो है वो चैप्टर ऑलमोस्ट क्लियर हुआ। यहाँ से आगे अगर आप पढ़ना चाहें सिंगल ऑर्गन और डबल ऑर्गन और जो हमारे पास पेयर 4 के पेयर में आते हैं ऑर्गन, उनके लिए क्या क्या किसास है, टीथ के लिए क्या किसास है, तो आप ये सेल्फ स्टडी करें कि कुछ समझ में ना आए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। और जितने रिमेनिंग सेक्शंस हैं लॉ गेट के हवाले से मेरी कोशिश होगी कि सबसे पहले मैं आपको वो सेक्शन जो है वो क्लियर करूं ताकि जिन जिन जो है कैंडिडेट्स का जुलाई में लॉ गेट का पेपर है वो अपना जो है क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।